अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 20 जून को अक़वाम मुत्तहिदा ने वर्ल्ड रेफ्यूजी डे करार दे रखा है और इस साल भी 20 जून को दुनिया भर में वर्ल्ड रेफ्यूजी डे मनाया गया। बहुत सारे मुज़ाकरे हुए, सेमिनार्स हुए, बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए और डिस्कशंस के साथ साथ इनिशिएटिव्स पर भी बात हुई। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे हर साल की तरह इस बार जब मनाया गया तो इस बार इसका थीम था कि सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, जान का तहफ़्फ़ुज़ वो हर एक के लिए ज़रूरी है। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे के तहत दुनिया भर में जितने भी पनाहगज़ीन मौजूद हैं, जिनके लिए SOPs मुकर्रर कर रखे हैं अक़वाम मुत्तहिदा ने, उनके तहत जो लोग इस कैटेगरी में आते हैं जिनको रेफ्यूजी करार दिया जाता है, क्योंकि ऐसे तो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में लोग ज़राए माश की तलाश में जाते हैं, वो रेफ्यूजीज़ में नहीं आते। रेफ्यूजीज़ होते कौन हैं कि जो किसी खौफ के तहत, किसी ऐसे मसाइल के तहत कि जब उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ उनके अपने घर में मुमकिन ना रहे तो उन्हें खौफ के साए में अपनी जगह छोड़कर दुनिया के दूसरे हिस्सों में पनाह लेनी पड़े, अपना मुल्क छोड़ना पड़े, अपना वतन छोड़ना पड़े, वो रेफ्यूजी कहलाते हैं। अभी इस वक्त यूक्रेन के वार के बाद दुनिया में एक बहुत बड़ा नंबर सामने आ चुका है रेफ्यूजीज़ का। इसी तरह से अफ्रीका में बहुत सारे रेफ्यूजीज़ मौजूद हैं। और जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में हमेशा से ही रेफ्यूजीज़ रहे हैं। सबसे पहले तो क़याम पाकिस्तान 1947, जब बरसग़ीर पाक व हिंद की तक़सीम हुई तो क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद जो बहुत बड़ा मसला दरपेश था, जो बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश था, वो था महाजरीन की आबादकारी, महाजरीन के रहने का इंतज़ाम, उनके लिए रोज़गार का इंतज़ाम। महाजरीन की आबादकारी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित हुआ। उसके बाद 1971 की जंग के बाद जब बांग्लादेश बना तो तब भी हमें रेफ्यूजीज़ का सामना करना पड़ा। और फिर अब 1980s की दिहाई में अफ़गानिस्तान की जंग के बाद हमने पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में अफ़गान पनाहगज़ीनों को देखा। इसी तरह से ईरान एक ऐसा मुल्क है कि जिसके हमसाया ममालिक में वस्त एशिया की रियासतें भी मौजूद हैं, एक तरफ उसके साथ गल्फ़ की रियासतें भी हैं और फिर पाकिस्तान का इलाका, बरसग़ीर का इलाका। तो ईरान में भी हमेशा से ही बहुत बड़ी तादाद में लोग पनाह लेते रहे हैं। मुज़ाकरात, सेमिनार, बहस मुबाहिसा, ये सब हुआ। हमेशा की तरह इस साल भी वर्ल्ड रेफ्यूजी डे पर ये सब चीज़ें देखने में आई। लेकिन असल बात ये है कि ये तमाम डिस्कशंस जो मुज़ाकरों में होती हैं, वो मुज़ाकरों से बाहर निकल कर अमली इक़दामात में कब हमारे सामने आती हैं, ये तवज्जो तलब बात है। डॉक्टर मुसब साहब, आप इंटरनेशनल रिलेशंस पर एक्सपर्ट हैं। आप हमें बताएंगे कि जो इंटरनेशनल वर्ल्ड रेफ्यूजी डे है, हक़ाइक़ क्या हैं और अमली इक़दामात की क्या ज़रूरत है इसमें? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। आपने बिल्कुल एक मैं ये समझता हूँ कि ख़ास मौके का जो है ना तयन किया है, क्योंकि और इतने इंटरनेशनल इशूज़ हैं जिस पे बहुत कम बोला जा रहा है और सारे इशूज़ जो है वो रिफ्यूजी से मुताल्लिक़ ही चल रहे हैं आजकल। आप गज़ा का देखें, इसराइल का देखें, फ़लस्तीन का, आप यूक्रेन का देख लें, अफ़गानिस्तान का देख लें या और भी आप जो सारे इशूज़ हैं। रिफ्यूजीज़ अमूमन 2-3 किस्म के हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम में होते हैं। जी। एक वो होते हैं जहाँ पर जो सिविल वार स्टार्ट हो जाता है या उस मुल्क के अंदरूनी हालात ख़राब हो जाते हैं, जहाँ पर लोगों की सोशो पॉलिटिकल इकनॉमिक सर्वाइवल मुश्किल हो जाती है, जिसको हम अगर आसान अल्फाज में कहें तो उनकी सियासी, माशी और माशरती जो एक ज़िंदगी है वो बहुत मुश्किल हो जाती है, तो वो फिर नए वेन्यूज़, नए मकामात ढूँढते हैं और वो उस मकामात में जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जो उनके पड़ोसी ममालिक हैं, वहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं, तब वो रिफ्यूजी बनते हैं, वो हिजरत करते हैं कि उस मुल्क पे कोई दूसरा मुल्क आके हमलावर हो जाता है, वो उधर जंग छेड़ देता है और वहाँ के लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं होता, तो वो फिर पड़ोसी मुल्कों में उन पनाह लेनी ममालिक पड़ती को देखते हैं जहाँ पर अमन हो, जहाँ पर उनको थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हो, तो या तो वो खुद चले जाते हैं या यूएन की इन्वॉल्वमेंट या रीजनल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की इन्वॉल्वमेंट से उन लोगों को वहाँ से एवैक्यूएट किया जाता है और वहाँ पर पनाहगज़ीन कैंपों में उनकी बहुत बड़ी-बड़ी बस्तियाँ बना दी जाती हैं, जिस तरह हमारे पास अफ़गान जंग के बाद आपको पाकिस्तान में बड़े-बड़े कैंप नज़र आते हैं, वो मिलते हैं और वहाँ पर उनको आबाद किया जाता है।
اور وہ ایک ٹیمپرری سیٹلمنٹ ہوتا ہے ان کا، ایک پرماننٹ سیٹلمنٹ نہیں ہوتا۔ اچھا، اس نتیجے میں یہ تو ہو گیا کام، اس نتیجے میں بہت زیادہ جو ہے نا مشکلات اور مستقبل کے حوالے سے بہت زیادہ ایشوز ایمرج ہونا شروع ہو جاتے ہیں جی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پناہ لی ہے اور ان ملکوں کے لیے بھی جنہوں نے ان کو پناہ دی ہے۔ ورلڈ ریفیوجی میں ابھی ہم نے جو 2 باتیں کی، اس میں ہم نے تیسری بات وہ نہیں کی جو لوگ اپنے ملک میں ان کو معاشی یا معاشرتی زندگی سے تنگ آتے ہیں۔ بالکل، یہ بھی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ تارکین وطن اور ریفیوجی میں جو فرق ہے وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ وہ بھی جو تارکین وطن جس طرح آپ ان کی بات کر رہے ہیں، جو کہ ان کو معاشی یا کوئی سیاسی وجوہات کی بنا پر یا کسی کے ان کے ملک میں ان کے لیے ذاتی طور پر وہاں پر سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ لوگ اپنا ملک چھوڑ کر بارڈرز کراس کر کے یا کسی بھی طریقے سے کسی دوسرے ملک میں جا کے پناہ لے لیتے ہیں یا اپنی معاشی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں۔ تو ان کی تعداد تو بہت کم ہوتی ہے، لیکن جو ہم نے پہلے 2 باتیں کی ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ابھی ادھر جو مسئلہ درپیش آتا ہے اس میں صرف اور صرف گناہگار جو ہے، نہ وہ لوگ خود ہیں، نہ ان میں گناہگار جس وطن سے وہ اصل میں تعلق رکھتے ہیں وہ ہیں، نہ جہاں یہ لوگ آباد ہوئے وہ ہیں۔ اس میں ایون یونائٹڈ نیشن سے لے کر آپ کے لوکل ایڈمنسٹریشن تک سب کا کچھ نہ کچھ اس میں اپنا ایک ذمہ داری کا حصہ بنتا ہے، اور ہر بندے کی اور ہر آرگنائزیشن کی اور ہر سطح پہ ان کی اپنی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، اور وہ ذمہ داری قانونی اعتبار سے لے کر ان کی وہاں پر انسانی حقوق تک کے چیزیں ان کو مہیا کرنے تک ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ عالمی طاقتوں کے زمین کو کون جھنجھوڑے؟ کمزور تو نہیں جھنجھوڑ سکتا۔ عالمی طاقتیں اپنے زمین کو خود جھنجھوڑے اور اپنے زمین کے عین مطابق فیصلہ کرے، تبھی یہ اپنا گزین کا مسئلہ ہمیشہ کیا۔ عالمی طاقتوں کے ساتھ ساتھ ایک سوال یہ بھی کرنا چاہوں گی، جو مسلم ممالک کے حکمران ہیں، کیا ان کے اندر یہ پوٹینشل ہے کہ وہ اپنے مسائل کے لیے اکٹھا ہو سکیں؟ اگر وہ پوٹینشل ہوتے تو اربوں کی تعداد میں، اگر میں فگر کو دیکھوں تو 1.5 ارب سے مسلمان 1.5 ارب سے زیادہ ہیں، اور اس کے اپوزٹ اگر دیکھیں تو 90 لاکھ اسرائیلی ہے۔ وہ اسرائیلی پوری دنیا کے امن کو چیلنج کر رہا ہے، مسلمان ایک طرف ساری دنیا کے امن کو چیلنج کر رہا ہے، اور ساری دنیا طاقتیں بڑی کہہ رہی ہیں کہ وہ غلط کر رہا ہے، اصولوں کے خلاف ہے، اقوام متحدہ کے ایجنڈا کے چارٹر کے خلاف ہے، لیکن کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اگر کاش ہم اتحاد میں ہوتے، ہم متحد ہوتے، تو یہ ظلم جو ہو رہا ہے یہ کبھی نہیں ہوگا اور نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن کب ہم اتحاد میں آئیں گے، کب اس ظلم کا خاتمہ کریں، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں۔ بہت شکریہ۔ ویورز، ہمارے چینل NRO TV کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں، اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے۔